विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर जी, विश्वविद्यालय के सभी संकायों के डीन, आचार्य, वाम के सभी सदस्यगण, विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, यहाँ सभी उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी उपस्थित गणमान्य जन, छात्र छात्राएं, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सभी के साथ आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज आपके विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार, संविधान उद्यान, संविधान स्तंभ के लोकार्पण के साथ ही अकादमिक भवन के शिलान्यास और प्रतिमा अनावरण का यह सुयोग बहुत सुखद है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण है कि आज यहाँ आप सबके साथ गोविंद गुरु जी की प्रतिमा के अनावरण का मैं साक्षी बन रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बांसवाड़ा इस समय संभाग बन गया और संभाग बन जाने के कारण मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। गोविंद गुरु व्यक्ति नहीं, संस्था थी, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि वह युग प्रवर्तक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने समय में सामाजिक जागरूकता की क्रांति का शंखनाद करते हुए जन जन के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया था। आदिवासी क्षेत्रों में उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है वह उत्तम है। अभी हमारे श्रीमान शासक महोदय ने गोविंद गुरु जी के बारे में काफी बताया, कुछ गीत का भी उन्होंने उल्लेख किया। कविता पाठ की, उसमें अंग्रेजों को भगाना, स्वतंत्रता संग्राम को बल प्रदान करने, आतताइयों के विरुद्ध संघर्ष करने, इस प्रकार के मूल भाव थे। वो सबको प्रेरित करने वाले मानव रूप में गोविंद गुरु भगवान जी थे। उन्होंने आदिवासी लोगों को संगठित ही नहीं किया, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करते उन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा यानी संगठन जो शराब नहीं पीने, चोरी और लूटपाट नहीं करने, गांव-गांव में स्कूल खोलने, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करने और पूजा पाठ हवन करने आदि के लिए जन जन को जागरूक करती थी। गोविंद गुरु ने 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। भीलों में धार्मिक जागृति लाने के साथ ही सामंती शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस पंथ ने आलोक पथ का कार्य किया। गोविंद गुरु आदिवासियों के मसीहा ही नहीं, वह हमारे स्वाधीनता संग्राम के भी महान योद्धा थे। उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई भीलों ने लड़ी, वह देश कभी भुला नहीं सकता। यह गोविंद गुरु ही थे जिन्होंने वनवासियों में स्वाधीनता की अलग जगाई। मानगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने स्वदेश प्रेम से जुड़ी मांगों के साथ आदिवासियों के स्वाभिमान के रक्षार्थ आंदोलन किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को कुचलने के लिए मानगढ़ में भीषण गोलाबारी की। जलियांवाला बाग भी इसके सामने शर्मा जाता है। जिस ढंग से जलियांवाला बाग में नरहत्याएं हुई, उसका भी यहाँ विभत्स स्वरूप दिखाई पड़ता है। उस प्रकार की अनुभूति होती है। नरसंहार अंग्रेजों ने मान कर किया। मैं जब भी गोविंद गुरु जी के बारे में पढ़ता हूँ, मन में अद्भुत ओर जैसे छा जाता है। उन्होंने संघ सभा का गठन कर भीलों को धर्मांतरित होने से ही नहीं रोका, बल्कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की भी अगुवाई। गोविंद गुरु ने
आदिवासियों के स्वाभिमान को जो स्वर दिया, जो आवाज उनके हकों के लिए उठाई और जो कार्य उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए किए, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। समाज में फैली कुरीतियों के निवारण, अशिक्षा के अंधकार को हटाते शिक्षा के प्रसार की जो अलग घर घर उन्होंने जलाई, वह आज भी एक मिसाल है। मैं इस अवसर पर गोविंद गुरु की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में माथा नवाता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ विश्वविद्यालय में हुआ है। मैं मानता हूँ कि उनकी यह प्रतिमा उनके आदर्शों से प्रेरणा देते सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, हमारे पथ को प्रशस्त करेगी। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गढ़ती है। मैं यह मानता हूं जो समाज जितना अधिक शिक्षित होता है, उसका विकास भी उतनी तेजी से होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के ज्ञान पुंज है, यह उच्च शिक्षा प्रदान करने के केंद्र मात्र ही नहीं है, बल्कि यह अवस्था है जब विद्यार्थी ज्ञान का व्यवहारिक आलोक पाते हैं। उच्च शिक्षा की सार्थकता इस बात में है वह विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाए, उसे स्वतंत्र रूप में मौलिक सोचने के लिए तैयार करे, स्वतः व्यक्ति विचार करते हुए क्या क्या नई चीज आ सकती है, किस प्रकार से जो सीखा हुआ है, जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके माध्यम से हम ऐसे नवाचार कर सकते हैं जिसके कारण लोग विशेषतः अनुप्राणित भी हों, प्रेरित भी हों और आगे बढ़कर के काम कर सकें। उसे स्वतंत्र रूप में मौलिक सोचने के लिए तैयार करें, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से कुछ करने के लिए उसे प्रेरित करें। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान के प्रति समर्पण और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति का विकास ही है। यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। कोविड के विकट दौर में हमने इस बात को गहरे से अनुभूत किया है कि सूचना और संचार तकनीक शिक्षा में आने वाली बाधाओं को ही दूर नहीं करती, बल्कि ज्ञान के वैश्विक मार्ग प्रशस्त करती है। मैं चाहता हूं तकनीक के उपयोग से इस तरह की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालय अपने आप विकसित करें, जिससे विद्यार्थियों में कौशल विकास और रोजगार परक योग्यता उत्पन्न हो सके, जिसके आधार पर कहा जा सके कि विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा के माध्यम से आया हुआ नौजवान रोजगार के लिए हाथ नहीं पसारे, बल्कि स्वयं रोजगार सृजक बने, रोजगार देने वाला बने, आत्मविश्वास से ओत-पोत रहे। आत्मविश्वास और स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर उस समय उत्पन्न होता है जब उसको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और उसको लगता है कि कोई भी कार्य हम कर सकने में सक्षम हो। वह नौजवान अगर निकलता है विश्वविद्यालय के पढ़ाई के पश्चात व्यवहारिकता की दिशा में जब आगे बढ़ता है तो उसको विशेष प्रकार के कई प्रकार के नवाचार मन मस्तिष्क में आते हैं। स्टार्टअप भी आरंभ करता है। स्टार्टअप के माध्यम से स्वयं आत्मनिर्भरता की तरफ तो जाता ही है, बाकी के लोगों को भी अपने साथ जोड़ता है और उनको रोजगार प्रदान करता है। देश की नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ही सर्वाधिक ध्यान दिया गया। मैं चाहता हूं इस नीति के आलोक में पाठ्यक्रमों को अद्यतन करते हुए इस तरह की व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित की जाए कि अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी भविष्य के रोजगार के लिए तैयार हो सके। यही नई शिक्षा नीति की मंशा थी। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपके विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान और संविधान स्मारक का लोकार्पण हुआ है। संविधान ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय संसद का जीवंत दर्शन है।
संविधान एक, अगर उसको केवल एक संविधान ग्रंथ के रूप में आप देखेंगे तो मैं समझता हूं जरा उसको और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। संविधान का जो स्वरूप है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चले, किन प्रकार के कानूनों से चले, विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की चीज बनाई जाए, किसके दिशा निर्देश पर चले, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिससे लोगों को लगे भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसका संविधान बना है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराएं, भारतीय महापुरुष, भारत के वैदिक युग के सारी चीजें, पूर्व की शिक्षा पद्धतियां, उसका स्वरूप इस संविधान के माध्यम से उकेरा जाना चाहिए, उसका चित्रित होना चाहिए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, शांति निकेतन में अध्ययनरत नंदलाल बोस, जो कला के बड़े विद्वान थे और राजस्थान के ही, उनके सहयोगी इकबाल सिंह जी, 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई। इन लोगों ने मिलकर संविधान के मूल संविधान अगर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इसमें दिखाई पड़ेगा, उसे बकायदे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सारी चीजें पृष्ठों पर उकेरी गई। मूल संविधान के मूल प्रतीक को आप देखेंगे तो नटराज का चित्र दिखाई पड़ेगा, कमल का चित्र दिखाई पड़ेगा। उससे जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई के दौरान जो चीज पाई गई है, जो भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, वह बुद्ध दिखाई पड़ेगा, नंदी दिखाई पड़ेगा। और इतने नहीं, जब आप संविधान के मौलिक अधिकार के प्रसंग को देखेंगे तो उस समय जो चित्र उकेरा गया है, उसे दिखाया गया कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या गमन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके पहले आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और भी आगे बढ़ेंगे, संविधान का भाग 1, भाग 2, इसको देखेंगे तो कहीं दिखाई पड़ेगा गुरुकुल में पढ़ाई हो रही, कहीं दिखाई पड़ेगा जैन धर्म के जैन गुरु महावीर स्वामी का जो दिखाई पड़ेगा, महात्मा बुद्ध का दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते जाएंगे, विक्रमादित्य के समय के स्वरूप को भी हम वहां देखेंगे। वहां हम देखेंगे महापुरुषों का भी है, गुरु गोविंद सिंह का भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र है, सुभाष चंद्र बोस का भी चित्र है, महात्मा जी का चित्र है। ये विभिन्न भाग के पहले सारे चित्र किए गए, जैसे करने के पीछे की मनोभाव क्या, अग्रणी जैसे मैंने मूल कर्तव्य के अंतर्गत कहा और उद्देशिका के अंदर आपसे वाचन करवाया, उसमें दिया हुआ प्राकृतिक जो सारी चीजें हैं उसको कैसे संरक्षित रखना, उसका भी चित्र किया गया है। प्राकृतिक वन, जंगल, समुद्र, अंतरिक्ष, ये सारे भाग के पहले चित्रित किया गया है। ये मूल संविधान के अंतर्गत वर्णित है। इसलिए मैंने कहा संविधान केवल ग्रंथ मात्र नहीं है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इन सारी चीजों का समुच्चय। और इसलिए उसका अगर हम कहते हैं कि हमारा बड़ा पवित्र ग्रंथ है, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, वैसे हमारा संविधान है। इस संविधान के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। संविधान के माध्यम से भारत का लोकतंत्र दुनिया के अंदर अपने सबलता को प्रकट कर रहा है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है,
हमारे जो अधिकारों के साथ जुड़ी कर्तव्यों की उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक मैंने संविधान का जितनी बार भी अध्ययन किया, यह पाया है कि देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का यह संचित प्रतिबिंब है। मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का ये एक तरह से हमारा संविधान वैश्विक दस्तावेज है। विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मेरी मंशा यही रही कि देश की जो नई पीढ़ी है वह संविधान की भारतीय संस्कृति से सदा जुड़ी रहे। याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्र कोई भूभाग नहीं है, यह अपने आप में विचार है। देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में, जाति और धर्म के आधार पर मनुष्य मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। भारत का है ज्ञान और दर्शन की वह महान परंपरा जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम ये सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश दिया। अभी G20 भारत में हुआ था, भारत उसका अध्यक्ष था। आपने देखा होगा जो उसका मुख्य स्लोगन था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह उसका स्लोगन था। अरे वसुधैव कुटुंबकम का साक्षात स्वरूप था। यह वसुधैव कुटुंबकम विश्व के लिए एक मार्गदर्शन का बिंदु बनेगा और इसी आधार पर जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है, आगे चल करके वसुधैव मित्र की भी बात कही जाएगी, क्योंकि भारत इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया है। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा है। संविधान को देश की विविधता की, हमारी सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते तैयार कर लागू किया गया था। संविधान की हमारी प्रस्तावना में इसकी शक्ति सीधे जनता में निहित है। संविधान की उद्देशिका के प्रारंभ में ही आता है हम भारत के लोग, उसे हम भी सम्मिलित हैं, हम भारत के लोग। मैं यह मानता हूं यह वाक्य भर नहीं है, यह हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। आपके विश्वविद्यालय में जो संविधान उद्यान निर्मित हुआ है वह अधिकारों के साथ सदा आपको देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा, ऐसा विश्वास है। मैं चाहता हूं संविधान की संस्कृति के आलोक में आप इससे निरंतर प्रेरणा लें। सशक्त लोकतंत्र का बड़ा आधार कोई है तो वह शिक्षा ही है। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में इस प्रकार के पाठ्यक्रम आपका यह विश्वविद्यालय विकसित करे जिससे विद्यार्थी भविष्य की सुनहरी राहें तैयार के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि कुलपति महोदय ने इस दिशा में विचार किया होगा। हमने पिछली बार जो कुलपति समन्वय समिति की बैठक की थी उसमें इस बात पर ज्यादा मैंने जोर दिया। स्वयं विश्वविद्यालय अपना पूरा कैरिकुलम बनाया और उसके अंतर्गत वे चीजें विद्यमान हों जिसमें विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें और साथ ही साथ कौशल विकास की तरफ भी अग्रसर हो सके और नवाचार भी करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से जल्दी ही वह पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के युवकों को, यहाँ के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट संबंधित चीजें उभर करके आनी चाहिए। अभी पिछले बार मैंने DDA की बैठक की, हमारे मंत्री जी भी जुड़े थे और उसमें इस बात पर जोर दिया गया था। हमने यहाँ के कलेक्टर से भी बात की थी, वर्चुअली भी, और भी बैंक के लोगों से बात की थी, तो उसे इस बात पर जोर दिया था कितने स्थानों पर स्किल डेवलपमेंट के स्कूल खुले, कार्यक्रम चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट 1 सप्ताह का हो, 2 सप्ताह का हो,
सिखाए कुछ करने के लिए, ताकि विश्वकर्मा के रूप में जाकर कुछ काम कर सके, कुछ प्राप्त कर सके, बेरोजगार न रहे। इस पर जोर दिया गया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है, बागड़ की धरती पवित्र भूमि है। मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, माथा नवाता हूँ। इस एक लक्षण को माथे पर चंदन के समान लगाने का प्रयास भी करता हूँ। यहाँ मां त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ है, तो संत मावजी एवं पूज्य गोविंद गुरु ने इस भूमि को अपनी तपस्या त्याग से समृद्ध किया है। संत मावजी का जैसा आपने बताया 400 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, वो थोड़ा बहुत मैंने देखने का प्रयास किया। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, उसका केंद्र है उदयपुर, जिसमें कई प्रदेश हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो मावजी स्थान से संत आए थे, उन्होंने कोई प्रदर्शनी लगाई, उसको मैंने देखा। उसमें उन्होंने बताया कि ये है ग्रंथ जिसमें भविष्यवाणियां की गई, तो उनकी भविष्यवाणियां अद्भुत है। ये भी बात उसमें सुनिश्चित थी कि बागड़ का एक पवित्र क्षेत्र ऐसा है जहां कभी भूकंप नहीं आ सकता। प्राकृतिक प्रकोप से बागड़ क्षेत्र को बचाया जा सकता है। गोविंद गुरु ने इस भूमि को अपनी तपस्या त्याग से समृद्ध किया। वीर बाला कालीबाई, नाना भाई ने शिक्षा एवं ज्ञान की गंगोत्री का उद्भव इसी भूभाग पर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया। मैं चाहता हूं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के साथ इस क्षेत्र में ज्ञान की सभी विधाओं में शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बने। चाहता हूं इस विश्वविद्यालय के जरिए आदिवासी क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। और ये भी मैं चाहता हूं कुलपति महोदय अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई। और अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया, क्या आज भी ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं और भी लोग जो वेदों की पूर्ण जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी वेद के बारे में बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वेद विद्यापीठ के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को खोज कर एक बृहद सम्मेलन किया जाए और प्रमुख वेद के जानकार ऐसे जो लोग भी हिंदुस्तान में हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करके उनसे बातें करें। मैं समझता हूं ये इस धरती को प्रेरित करें, लोगों के अंदर अपने प्रति एक विशिष्ट प्रकार का स्थान बनाए। जनजाति परंपराओं भाषाओं पर शोध का भी आपका यह विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। आदिवासी समाज आज भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक ज्ञान को अपनी दैनिक परंपराओं में समाहित किए हुए हैं। ऐसे ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रासंगिक कैसे बनाया जाए, इस पर स्तर पर चिंतन विश्वविद्यालय स्तर पर हो। कैसे आदिवासी धरोहर को संरक्षित रखते हुए हम इस क्षेत्र के स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करें, इस पर भी विचार करते हुए विश्वविद्यालय को कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए दुख है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आदिवासी और सामान्य जन के बीच की खाई को पूरी तरह से पाट नहीं पाए। मैं चाहता हूं इस खाई को पाटने के लिए विश्वविद्यालय एक सेतु के रूप में काम, ब्रिज के रूप में काम। इसके लिए विश्वविद्यालय में आदिवासी युवाओं को स्वावलंबन से जोड़ने के कौशल कार्यक्रमों पर अधिकाधिक जोर दिया जाए। यह सुखद है कि आज आपके इस विश्वविद्यालय के नवीन प्रवेश द्वार का लोकार्पण हुआ है, साथ ही अकादमिक भवन का शिलान्यास हुआ है। कोई भी विश्वविद्यालय वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, वहां निर्मित भवनों से ही समृद्ध नहीं होता है। हालांकि इनसे शिक्षा की राह सुगम होती है, परंतु मूल बात यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मैं चाहता हूं
आपके विश्वविद्यालय में शोध की मौलिक संस्कृति के प्रसार के लिए कार्य हो, जहाँ पर जिन भी विषयों पर शिक्षण प्रदान किया जाए उनके तहत विद्यार्थियों के अंतर्मन संस्कारित हो। वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की संवाहक हो। इसी दिशा में विश्वविद्यालयों को कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ हुए निर्माण कार्यों और शिलान्यास के लिए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया। मेरी सदा इच्छा रहती है कि बांसवाड़ा क्षेत्र और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र मेरा आधिकारिक जाना हो सके, वहाँ के लोगों के साथ प्रत्यक्ष मिलकर सारी चीजों को समझने का प्रयास करूं और किस ढंग से सामान्य जन और आदिवासी बंधुओं के बीच में समरसता, समता, एकरूपता का स्वरूप निर्माण किया जा सके। विविधता में भी एकता का एक केंद्र है, यह अनुभूति कराया जा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जब आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तो मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा और मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आपके विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में आऊंगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप श्रोतागण के सब बैठे रहे, आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।